लास्ट वीडियो में हमने 2017 में क्वेश्चन नंबर 20 तक देख लिए थे। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। कहता है ड्यू टू सम रीजंस इफ देयर इज अ ह्यूज फॉल इन द पॉपुलेशन ऑफ स्पीसीज ऑफ बटरफ्लाइज व्हाट कुड बी इट्स लाइकली कॉन्सिक्वेंसेस। ठीक है, यानी क्या दिक्कतें होंगी अगर बटरफ्लाई जो स्पीसीज होती है उसकी पॉपुलेशन कम हो जाती है। तो पहला देखो, पोलिनेशन ऑफ सम प्लांट कुड एडवर्सली अफेक्टेड। तो कुछ प्लांट का पोलिनेशन एडवर्सली अफेक्ट कर सकता है। तो ऑब्वियस सी बात है, क्यों? क्योंकि बटरफ्लाइज पोलिनेशन में हेल्प करती हैं। ठीक है जी। देयर कुड बी अ ड्रास्टिक इंक्रीज इन द फंगल इन्फेक्शन ऑफ सम कल्टिवेटेड प्लांट्स। ठीक है, क्या हो रहा है? इंक्रीज नहीं हो रहा, ड्रास्टिक इंक्रीज हो रहा है। ठीक है। थर्ड वन है, इट कुड लीड टू फॉल इन द पॉपुलेशन ऑफ सम स्पीसीज ऑफ बैप्स, स्पाइडर्स और बर्ड। यानी इनकी पॉपुलेशन में कमी आ सकती है। क्यों? क्योंकि अगर ये बटरफ्लाइज को खाते हैं तो फूड चेन अगर डिस्टर्ब होगी तो ऑब्वियस सी बात है इनकी पॉपुलेशन में कमी आ सकती है। दैट मीन्स स्टेटमेंट नंबर 3 एंड स्टेटमेंट नंबर 1 इज करेक्ट और 2 इनकरेक्ट हो जाती है। ठीक है, यहाँ से सिर्फ यही नहीं सीखना है, यहाँ से सिर्फ ये भी सीखना है कि ये गलत हुई है तो क्यों हुई है। क्योंकि यहाँ पे एक वर्ड दे रखा है एक्स्ट्रा, और जो वो वर्ड क्या है, वो वर्ड है यहाँ पे दिया हुआ ड्रास्टिक। अगर यहाँ पे स्टेटमेंट होती कुछ इस तरीके से, दैट देयर कुड बी अ इंक्रीज इन फंगल इन्फेक्शन, देयर कुड बी इंक्रीज इन फंगल इन्फेक्शन ऑफ सम कल्टिवेटेड प्लांट, तो वो ठीक हो जाता। फंगल इन्फेक्शन बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि अगर बटरफ्लाइज नहीं रहेंगी उनपे उनको खाने के लिए तो फिर हो सकता है। लेकिन यहाँ पे जो मेन इन्होंने यूज कर दिया ना वो ड्रास्टिक, दैट मीन्स ये वर्ड क्या है? एक्सट्रीम वर्ड है और एक्स्ट्रा वर्ड्स है। तो आपको वही स्टेटमेंट्स में फाइंड आउट करने हैं। तो पीवाईक्यूज ना सिर्फ ये हेल्पफुल करते हैं कि आपके अपकमिंग टॉपिक्स क्या होंगे, बल्कि वो ये भी बताता है कि ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं, कौन से एरियाज हैं, या क्या ऐसे वर्ड्स है जिसको मिला के यूपीएससी आपके क्वेश्चंस को गलत करने की कोशिश करती है। तो आंसर क्या हो गया? 1 एंड 3। ठीक है जी। और देखो दूसरा ध्यान देने वाली जो बात है, ये 2017 का पेपर है तो उसके बाद यूपीएससी ने बैप्स ये वाला आपको क्वेश्चन पूछा हुआ है। 2023 वाले पेपर में ये एक ऑप्शन में दिया हुआ है। तो आपको नहीं पता चीजें कहाँ से कहाँ काम आ जाती हैं। ठीक है। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर है 22। क्या कहता है? इट इज पॉसिबल टू प्रोड्यूस एल्गी बेस्ड बायोफ्यूल प्रोड्यूस करना पॉसिबल है, बट व्हाट इज और आर द लाइकली लिमिटेशंस पूछ रखा है। किसके लिए? डेवलपिंग कंट्रीज के लिए लिमिटेशन पूछ रखी है, क्या होंगी। ठीक है, पहला देखो, पहला कहता है क्या कि प्रोडक्शन ऑफ एल्गी बेस्ड बायोफ्यूल इज पॉसिबल इन सीज ओनली एंड नॉट ऑन द कॉन्टिनेंट। कॉन्टिनेंट में पॉसिबल नहीं है एल्गी बेस्ड बायोफ्यूल का प्रोडक्शन, बट केवल केवल कहाँ पे कर सकते हो? आप समुद्र में कर सकते हो इसको। अब देखो सबसे बड़ी बात क्या होती है कि सबसे पहले तो आपको वही है कि कैसे होएगा आपका क्वेश्चन, वो अटेम्प्ट करना है। इस तरीके की जहाँ पे लिमिटेशंस की बात आती है, लाइकली लिमिटेशन में भी हो सकता है 3 होते हैं, बट स्टार्टिंग में मान के चलना है कि तीनों नहीं ही होते हैं इसके। ठीक है। दूसरा ऑप्शन आता है इसमें 3 ओनली वाला और 2 3 1 2। तो यहाँ से ये कह रहा है कि एल्गी बेस्ड बायोफ्यूल जो है वो सिर्फ सी में पॉसिबल है, कॉन्टिनेंट में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एक किस्म से देखो एल्गी किस्म से काई के जैसे होती है। तो आप कहीं भी देखो, अगर बारिश होती है तो बारिश अगर ज्यादा हो जाती है तो उसके बाद इवन जो घर होते हैं, अगर घर का आंगन जो होता है जहाँ पे ईंटें होती है वहां पे भी ऑब्वियस सी बात है काई उग जाती है। तो क्या कॉन्टिनेंट में पॉसिबल नहीं है? ऑब्वियस सी बात है कॉन्टिनेंट में एल्गी को उगाना पॉसिबल होता है। तो अगर एल्गी उग सकती है तो बायोफ्यूल का प्रोडक्शन क्यों नहीं हो सकता? दैट मीन्स ये स्टेटमेंट तो गलत होती है। ये गलत हुआ, ये गलत हुआ। यहाँ से आपको ऑलरेडी आइडिया लग गया कि स्टेटमेंट नंबर 3 इज करेक्ट। तो अगर स्टेटमेंट नंबर 3 करेक्ट है तो क्या पेपर में इसको पढ़ने की जरूरत है? एग्जाम में नहीं है, लेकिन जब आप एनालाइज कर रहे हो तो आप देख लो। इकोनॉमिकली वायबल प्रोडक्शन necessitate the setting of large scale facilities that may raise ecological और social concern। तो obvious सी बात है, अगर आप प्रोडक्शन उसका आपको बढ़ाना है तो आपको लार्ज स्केल पे इंडस्ट्रीज लगानी पड़ेंगी। अगर इंडस्ट्रीज लगानी पड़ेंगी तो उनसे इकोलॉजिकल और सोशल कंसर्न तो हो ही सकते हैं। तो ये तो जनरल स्टेटमेंट है। दैट मीन्स इस तरह की स्टेटमेंट क्या होती है? ठीक होती है। सेकंड कह रहा है सेटिंग अप और इंजीनियरिंग द एल्गी बेस्ड बायोफ्यूल प्रोडक्शन रिक्वायर हाई लेवल ऑफ एक्सपर्टाइज टेक्नोलॉजी अंटिल द कंस्ट्रक्शन इज कंप्लीटेड। तो बिल्कुल ठीक है, आपको उसमें क्या चाहिए? आपको हाई लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी चाहिए होती है। ठीक है, क्योंकि एल्गी से बायोफ्यूल जनरेट करना इज नॉट अ इजी प्रोसेस। तो ये भी स्टेटमेंट क्या हो गई? सही स्टेटमेंट है, सेकंड और थर्ड। क्योंकि यहाँ पे आपको क्या बतानी, लिमिटेशंस क्या बतानी, और किसके लिए खासकर लिमिटेशन है? यहाँ पे एक वर्ड है लिमिटेशन। हम ये सोचेंगे कि भाई रिसोर्सेज होते हैं डेवलप्ड कंट्री के पास, तो बट यहाँ पे एक खास वर्ड है जिसपे आपको इस क्वेश्चन में ध्यान देना है, वो है डेवलपिंग कंट्रीज की बात कर रहे हैं, नॉर्मल कंट्रीज के लिए नहीं पूछी। तो आप इसमें लगा के चलो डेवलपिंग कंट्रीज के पास तो वैसे भी कितनी टेक्नोलॉजी की एक्सपर्टाइज की कमी होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 23। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नेशनल न्यूट्रिशन मिशन, कौन से आपके हैं। वैसे तो सबसे पहली बात तो क्या है, जैसे मतलब मान लो मोस्टली क्या होते हैं, इस तरीके के करंट में चलते हैं तो हम कहीं ना कहीं पढ़ते हैं, बट यार ये एक ह्यूमन टेंडेंसी होती है और हमारा ह्यूमन दिमाग होता है कि हम नहीं समझ पाते या बहुत जल्दी हमें चीज़ें नहीं याद रहती। इतने मिशन से किस किस को क्या क्या याद करोगे, बट यहाँ से समझ में आता है कि एक वर्ड जो आता है वो आता है न्यूट्रिशन से रिलेटेड। ठीक है, अब आपका वैसे नेक्स्ट काम क्या है, नेक्स्ट काम आपको ये पता होना चाहिए कि ये किस साल शुरू हुआ था, किस ऑब्जेक्टिव से शुरू हुआ था और किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत ये शुरू किया गया है, ये चीज देखने वाली बात है। ठीक है, लेकिन अभी के लिए आपने ध्यान दिया यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वर्ड क्या है, न्यूट्रिशन। ठीक है, मेन इसमें क्या आता है, न्यूट्रिशन। ओके जी, इसमें चारों होंगे तो चारों तो नहीं होंगे, और ये आपके ऑप्शन से भी यहाँ पे पता चल रहा है कि चारों तो होंगे नहीं। ठीक है, पहला देखो क्या कहता है, टू क्रिएट अवेयरनेस रिलेटिंग टू माल न्यूट्रिशन अमंग प्रेग्नेंट वुमेन एंड लैक्टेटिंग मदर। तो क्या इसमें न्यूट्रिशन की बात हो रही है, तो ऑब्वियस सी बात है इसमें न्यूट्रिशन की बात हो रही है। ठीक है, अगर आपने बिल्कुल नहीं भी पढ़ा इस मिशन को तब भी आपको कैसे आंसर्स तक पहुंचना है, तो इसमें न्यूट्रिशन की बात हो रही है, न्यूट्रिशन से ही यही रिलेटेड है, तो इसका मतलब स्टेटमेंट नंबर 1 तो करेक्ट हो गई। 1 करेक्ट होते ही डी ऑप्शन आपका अपने आप खत्म हो जाते हैं। डी ऑप्शन क्या है, 3 और 4, तो अब देख लेते हैं, यानी 1 2 की करेक्ट होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। क्यों, क्योंकि अगर आपका 1 स्टेटमेंट करेक्ट है तो आपका डी ऑप्शन खत्म हो गया, तो तीनों जो ऑप्शन बताते हैं वो बताते हैं कि 1 और 2 तो करेक्ट है। ठीक है, अब यहाँ से देखो, अगर 1 करेक्ट है, सेकंड क्या कह रहा है, टू रिड्यूस द इंसिडेंस ऑफ अनीमिया अमंग यंग चिल्ड्रन, एडोलसेंट गर्ल एंड वुमेन। अगर ये बात कर रहे हैं माल न्यूट्रिशन ना के लिए अवेयरनेस फैलाने की प्रेग्नेंट वुमेन्स में और लैक्टेटिंग मदर में, तो देखो एक बात बताओ, अगर प्रेग्नेंट वुमेन में माल न्यूट्रिशन की वजह क्या होता है, अनीमिया हो जाता है, और ये सिर्फ प्रेग्नेंट वुमेन नहीं वैसे भी हो जाता है। और दूसरा, अगर लैक्टेटिंग मदर्स को दिक्कत है, उनमें उनमें न्यूट्रिशन की कमी नहीं है, तो ये कहीं ना कहीं बच्चों में भी हो जाता है। दैट मीन्स यहाँ से भी समझ में आता है कि सेकंड स्टेटमेंट और फर्स्ट स्टेटमेंट बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री स्टेटमेंट, और यही तो पता चलता है ए बी और सी से, यही पता चल रहा है 1 2 1 2 1 2, यानी ये तो करेक्ट है। बात आ जाती है थर्ड की, टू प्रमोट, क्या वर्ड है, टू प्रमोट, प्रमोट द कंजम्पशन ऑफ मिलेट, कोर्स सीरियल्स एंड अनपॉलिश्ड राइस, इनकी कंजप्शन को आपको क्या करना है, इंक्रीज करना है। ठीक है, यहाँ पे है न्यूट्रिशन मिशन। अगर वो अवेयरनेस की बात कर रहे हैं प्रेग्नेंट वुमेन की, लैक्टेटिंग मदर्स की, अनीमिया से रिलेटेड बात कर रहा है, तो यहाँ पे कहाँ पे उसने कंजप्शन की बात की है, नहीं की, उसने कोई कंजप्शन की बात नहीं की है। ठीक है, अगर अनीमिया है तो आयरन की गोलियां देनी पड़ेगी ना। फोर्थ है टू प्रमोट द कंजप्शन ऑफ पोल्ट्री एग। आप ये बताओ, अब कोई जरूरी थोड़ी है वो प्रमोट क्यों करेगा, अगर मान लो कोई ना खाता हो तो कैसे करोगे आप, तो ये भी तो खत्म हो जाता है आपका, ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया। इसका मतलब 1 और 2 दोनों ऑप्शन ऐसे हैं जो डायरेक्टली कनेक्ट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 24। एक सेकेंड, क्या कहता है 24, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ओके स्टेटमेंट की बात कर रखी है, कौन सी करेक्ट है कौन सी नहीं है। पहला है द फैक्ट्रीज एक्ट 1881 वाज पास्ड विद अ व्यू टू, क्या करना है, व्यू टू फिक्स द वेज ऑफ, फिक्स वेजेस, तनख्वाह फिक्स कर लेनी है इंडस्ट्रियल वर्कर की, एंड टू अलाउ द वर्कर टू फॉर्म यूनियन, ट्रेड्स यूनियन को अलाउ करने के लिए ये बनाया गया है। ठीक है, क्या करना है, टू एक सेकेंड, टू अलाउ, अलाउ कर। ठीक है जी, सेकेंड स्टेटमेंट क्या रखा है, एन.एम. लोखंडे वाज अ पायनियर इन ऑर्गेनाइजिंग लेबर मूवमेंट। मुझे लगता है फर्स्ट जो सेकंड ऑप्शन है उसको किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होती इसको करेक्ट करने में, तो सेकंड वाला तो करेक्ट आ जाता है, बच जाती है बात फर्स्ट की। अब इससे पहले हम देख लेते हैं जो हमने पीछे क्वेश्चन किए हैं। देखो क्वेश्चन नंबर है आपका कहाँ गया, हाँ क्वेश्चन नंबर है आपका 15। देखो 15 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, ट्रेड डिस्प्यूट के बारे में पूछ रखा है, जिसमें आपको एक ऑप्शन दिया हुआ है क्या, कि आपने इसका आंसर क्या था कि सिस्टम ऑफ ट्रिब्यूनल्स लगाना और बैन कर देना है आपको स्ट्राइक्स को। ठीक है जी, ठीक है, और यहाँ पे आपको आर्बिट्रेरी पावर दी गई है मैनेजमेंट की, यहाँ पे भी आपको इंटरवेंशन करना है ट्रेड डिस्प्यूट से रिलेटेड, यानी ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट 1929 के बात कर रहा है। यहाँ पे आपको क्या कह रहा है, 1929 में आप बैन कर रहे हो स्ट्राइक्स को, वो स्ट्राइक करने के लिए आपको किस चीज की जरूरत होती है, स्ट्राइक करने के लिए आपको यूनियंस की जरूरत होती है। तो ये यहाँ पे कैसे करेगा, टू अलाउ द वर्कर टू फॉर्म ट्रेड यूनियन,
ये कैसे बना देगा, कैसे वर्कर को अलाउ कर देगा ट्रेड यूनियन के बारे में, क्योंकि पीछे वाला क्वेश्चन खुद कह रहा है वो स्ट्राइक पे बैन कर रहे हैं। कब? जब बात आती है 1929, और ये तो उससे भी पहले की है। उससे पहले है तो क्या आपको लगता है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट आपको ट्रेड उस टाइम पे कौन का शामिल कर, वर्कर्स होंगे ना, वर्कर्स में कौन होंगे, ब्रिटिशर्स तो होंगे नहीं, इंडियंस होंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो क्या आपको लगता है कि वो इंडियंस को यूनियन फॉर्म करने में हेल्प अलाउ करेंगे? तो ये क्या है, ये ऑप्शन क्या हो जाता है, अपने आप क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। फिर आपका काम क्या है दूसरा, यहाँ पे वो वेजेस फिक्स कर रहे हैं वर्कर्स की। तो क्या आपको लगता है कि उस टाइम पे गवर्नमेंट क्या करेगी, तनख्वाह ऐसे फिक्स कर देगी कि ये दो? उन्हें तो वो लोग चाहिए ना जो कम से कम पैसे पे उनका काम कर सके, ताकि उनका प्रॉफिट बढ़े, और आज के टाइम पे भी यही चीज है। ठीक है, ओके जी। अब देख लेते हैं, देखो यहाँ पे क्या है। अब आपका नेक्स्ट काम क्या है कि अगर ये फैक्ट्री एक्ट है तो आपको पता होना चाहिए जो 1881 का जो फैक्ट्री एक्ट है, दैट इज योर फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट। तो ये पहला फैक्ट्री एक्ट है, ठीक है। उसके बाद आपका आ जाता है कौन सा, 1891 में आता है आपका फैक्ट्री एक्ट। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, उसके बाद देखो कहाँ पे आते हैं। जैसे इसके बाद अगर यूपीएससी कई बार आपसे उसमें पूछ लेगा कि आप बताओ कि सिंक्रोनाइजेशन फॉर्म में कि कैसे क्या होंगे। तो फैक्ट्रीज एक्ट 1881 आया, उसके बाद आपका फैक्ट्री कमीशन आया 1885 में। इस कमीशन के बेस पे जो रिपोर्ट आई उसमें 1891 का एक्ट आया था। उसके बाद से फिर से रॉयल कमीशन आया था लेबर्स के लिए 1892 में, और उसके बाद क्या होता है, मतलब ये सारी प्रोसेस थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए। दूसरा फैक्ट्रीज एक्ट जो था 1881 वो आया किस लिए था, अगर वेजिस के लिए नहीं आया था, ट्रेड यूनियन के लिए नहीं आया था, तो फिर आया किसके लिए था? तो फैक्ट्रीज एक्ट बेसिकली 1881 जो इसलिए आया था कि अगर 7 साल से कम उम्र के बच्चे हैं तो उनको फैक्ट्रीज में काम नहीं करने दिया जाएगा। बेसिकली आप काम करोगे तो आपको 1 घंटे का ब्रेक दिया जाएगा, ठीक है। और जो 12 से 14 साल की जो उम्र के बच्चे होंगे उनके लिए उनको 7 घंटे 9 घंटे का काम, मतलब इस तरीके की चीजें इसमें बोली गई है। तो ये सब कुछ आपको देख लेना है साथ के साथ यहीं पे कि क्या चीज इसमें बोली गई है। Question number है 25. In the context of mitigating the impending global warming due to anthropogenic emission of carbon dioxide, which of the following can be the potential site of carbon sequestration? अब देखो यहाँ पे है कि potential site पूछा है कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन का। तो सबसे पहले आपका काम हो जाता है कि आप ये देखो कि कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन होता क्या है। अगर उसने पोटेंशियल साइट्स पूछी है तो वो अब आपसे पूछेगा, और पूछा हुआ भी है, और पूछेगा कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन की प्रोसेस होती क्या है। तो देखो कौन है पोटेंशियल साइट कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन के लिए, यानी कार्बन को कौन कम कर सकता है, आप उसको कहाँ स्टोर करके रख सकते हो। तो पहला आता है, अगर उससे पोटेंशियल साइट पूछे ना, कैन बी पोटेंशियल साइट, हो सकती है। तो इस तरीके के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें बेसिकली जो ट्रिक्स होती है वो तो यही कहती है कि आपके ऑल ऑफ द अबव होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, ठीक है। क्योंकि इसने ये नहीं पूछा कि डेफिनेटली होंगी ही होंगी, उसने कहा है कौन सी हो सकती है। और अगर आप नाइस इंडिया की बात की, अगर वर्ल्ड में कहीं एक जगह भी होगी ना तब भी वो चीज मानी जाती है। इसलिए इसमें पॉसिबिलिटी है कि 1, 2 एंड 3 आपके करेक्ट हो जाए। तो पहला आता है अबंडेंट एंड अनइकोनॉमिक कोल सीम्स, बिल्कुल हो सकते हैं क्योंकि वो अबंडेंट हो चुके, खत्म हो चुके, तो उनको कैसे भरोगे आप, इससे भर सकते हो, ये भी सही है। डिप्लीटेड ऑयल और गैस रिजर्वायर, अगर सिंपल होता है ना यहाँ पे जो यूज हो रहे हैं उस टाइम पे वो नहीं माने जाएंगे। यहाँ पे देखो वर्ड क्या यूज किए हैं इन्होंने, अगर मैं इसको फिर से आपको लिए हाईलाइट कर दूं, हाईलाइट करते हैं। देखो वर्ड किए गए हैं अबंडेंट, अनइकोनॉमिकली जो नहीं हो रहे, यहाँ पे भी वर्ड है डिप्लीटेड, ठीक है, डिप्लीट हो चुके हैं। यहाँ पे भी देखो सब टेरेन डीप सलाइन फॉर्मेशन, तो इस तरीके के वर्ड्स यूज हो रहे हैं। तो इस तरीके के वर्ड्स यूज होते हैं, इसका सीधा सा मतलब है कि ये अब यूजफुल नहीं है, इकोनॉमिकली यूजफुल, इसलिए हम इसको इस तरीके से यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 26। द ऑब्जेक्ट ऑफ बटलर कमेटी 1927। अब बटलर कमेटी किसके लिए आ रही थी, तो बटलर कमेटी सबको आई थिंक इसका पता है वो क्या है, टू इम्प्रूव द रिलेशन बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ स्टेट। बट देख लेते फिर भी क्यों नहीं आगे। यहाँ पे देखो बटलर कमेटी डिफाइन द ज्यूरिस्डिक्शन ऑफ सेंट्रल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट। ये ऑप्शन क्यों नहीं हो सकता, अगर मान लो आपने नहीं भी पढ़ा या नहीं आता तो क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि आप देखोगे कि आपने ये तो पढ़ा है पॉलिटी पढ़ते हुए कि 1935 के एक्ट में आपका फेडरल कोर्ट और ये सारे सब कुछ आ जाते हैं। तो जब फेडरल कोर्ट बन रहा है तो सेंट्रल गवर्नमेंट अगर बनेगी तो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए जो बेसिकली जैसे आज के टाइम पे भी लगा लो कि सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड जो डिस्प्यूट होते हैं सेंट्रल और स्टेट के बीच में वो डायरेक्ट 131 आर्टिकल के अंतर्गत जाते हैं, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन जिसको बोलते हैं। तो फिर यहाँ पे तो क्या कमेटी वो कैसे डिफाइन कर देगी, कमेटी का काम क्या होता है। बेसिकली आज के टाइम पे भी जितनी कमेटीज होते हैं वो क्या करती है, वो आपको एडवाइस करते हैं कैसे आप काम कर सकते हो, रिकमेंडेशन करती है। क्या वो डिफाइन करती है, कोई भी कमेटी डिफाइन कर देती है, नहीं करती।
उसका ऑब्जेक्टिव डिफाइन करना नहीं होता, उसका ऑब्जेक्टिव होता है आपको रिकमेंड करना। फिर से कह रहा है, सेकंड ऑप्शन भी कह रहा है डिफाइन द पावर ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया। देखो ये डिफाइन की गई थी ना, पावर बताई गई थी, कहाँ से बताई गई थी, एक्ट से बताई गई थी। अब काम होता है क्या है, कौन से एक्ट से बताई गई, तो यहाँ पे डिफाइन वर्ड है, इसलिए ये चीजें गलत है, क्योंकि डिफाइन वर्ड कमेटी के साथ कभी नहीं आ सकता। सी है इम्पोज कर रही, वो सेंसरशिप एक किस्म से यही तो है, इसी का इम्पोज कर रही है सेंसरशिप। तो कमेटी कैसे इम्पोज कर सकती है, नहीं कर सकती। आज के टाइम पे भी कमेटी बनाई जाती है सिर्फ रिकमेंडेशन देने के लिए। डी कहता है इंप्रूव करने के लिए रिलेशन बिटवीन, तो हाँ ये रिकमेंडेशन कर सकते हैं कि कैसे इंप्रूव किया जा सकता है। दैट मीन्स डी ऑप्शन इज मोर सुटेबल देन अदर ऑप्शंस, इसलिए डी ही आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर है 27 क्या कहता है, द टर्म डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट इज समटाइम्स सीन इन न्यूज विद रेफरेंस टू। तो डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट जो है, अब देखो यहाँ पे क्या है, नहीं पता, नहीं पढ़ा हुआ न्यूज में क्या है, ठीक, हमें नहीं पता हुआ कि 2017 गया, आपको पता नहीं है या नहीं, पर डोमेस्टिक इससे समझ में आता है कि ये इंडिया की बात कर रहे हैं। यहाँ पे कंटेंट है तो कंटेंट से समझ में आता है, ठीक है कंटेंट है, रिक्वायरमेंट ओके जी। पहला क्या है, डेवलपिंग सोलर पावर प्रोडक्शन इन आवर कंट्री, तो सोलर पावर प्रोडक्शन करना है तो इसका मतलब ये किस्म का कंटेंट है, ठीक है। उसके बाद है कहाँ करना, अपनी कंट्री में है तो डोमेस्टिक भी है, ओके जी, ये तो लग रहा है सुटेबल आंसर है, ठीक है, नहीं पता पर अभी देख लो। फिर सेकंड कह रहा है ग्रांटिंग लाइसेंस टू फॉरेन टीवी चैनल्स इन आवर, तो यहाँ पे ये डोमेस्टिक कंटेंट कैसे हो गया, डोमेस्टिक कंटेंट तो नहीं हुआ ना, फॉरेन टीवी को कर रहे हो आप, तो ये तो डोमेस्टिक की बात नहीं हुई, गलत हो गया। एक्सपोर्ट आवर फूड प्रोडक्ट टू अदर कंट्री, हमारे फूड प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करना, पर इसके लिए हम देखते हैं, अगर इकोनॉमिक्स में भी हम टर्म पढ़ते हैं तो कहीं पे डोमेस्टिक कंटेंट की बात नहीं आती कि फूड प्रोडक्ट के लिए, तो ये भी गलत हो गया। डी कहता है परमिटिंग फॉरेन एजुकेशन इंस्टीट्यूट टू सेटअप देयर कैंपस इन आवर कंट्री। अब सेम बी और डी तो सेम हो गया ना, उनको लाइसेंस प्रोवाइड करो टीवी को, या फिर उनके एजुकेशनल सिस्टम जो होता है उसको हमारे यहाँ लेके आओ, लेकिन इसके लिए भी वो बोल रहा है डोमेस्टिक कंटेंट चाहिए। तो यहाँ पे देखो सोलर पावर है, अब इंडिया खुद प्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहा है अपने उससे, तो ये क्या है, ऑप्शन नंबर 1 क्या है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है यहाँ से। तो इस तरीके के जब वर्ड्स होते हैं उनको वर्ड्स को तोड़ के और अगर हम करते हैं तो that will be very easy for us to solve the questions. Question number है 28. Nuclear Security Summit are periodically held under the aegis of Union Nation. अब इसने कहा वो टाइम टू टाइम हेल्ड होती रहती है, कहाँ पे, यूनियन नेशन के अंदर। अब आपने एक चीज देखी हुई है कि जो ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड जितनी भी स्टेटमेंट्स होती हैं वो गलत होती हैं, तो यहाँ पे क्या है, गलत हो गया। इंटरनेशनल पैनल ऑन फिसाइल मटेरियल इज ऑर्गन ऑफ इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, तो ये भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन होगी, गलत हो गया। आंसर क्या आपका नन ऑफ द अबव, ठीक है। उसके बाद आपका काम क्या है, उसके बाद आपका काम ये है कि ये देखना कि आखिर कहाँ पे आता है, क्योंकि यूपीएससी क्या कर सकता है, अगली बार ऐसे लिख देगा इंटरनेशनल पैनल ऑन फिसाइल मटेरियल और इधर दे देगा कोई भी, जैसे मान लो यूएन दे दिया या कोई भी दे दिया, और आपसे पूछ लेगा कौन सा बताओ इनमें से कौन सी करेक्ट है, कौन से करेक्टली मैच है, नहीं है, ठीक है, तो वो ऐसे भी दे सकता है। अब आपको पता होना चाहिए। दूसरा, फिर अगर ये इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी के बारे में पूछ रहा है तो देख लो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी का क्या काम है, क्या काम नहीं है। इसी तरह यूएन से रिलेटेड इसी तरह से क्वेश्चन करने हैं। क्वेश्चन नंबर है 29. विच ऑफ द फॉलोइंग हु अमंग द फॉलोइंग कैन ज्वाइन द नेशनल पेंशन सिस्टम, को कौन ज्वाइन कर सकता है, कैन ज्वाइन, ठीक है। पहला कहता है रेजिडेंट इंडियन सिटीजन ओनली, रेजिडेंट इंडियन कर सकते हैं लेकिन वो सिर्फ सिटीजन होने चाहिए नेशनल पेंशन में, ठीक है जी। पर्सन ऑफ एज फ्रॉम 21 to 25 ओनली, वो उस एज के होनी चाहिए, ओके जी। ऑल स्टेट गवर्नमेंट enjoying joining the service after the date of notification by respective state governments, ठीक है। All central government employee including कौन, including those of armed forces joining the service on or after 1st April 2004। अब देखो ये पूरा क्या है, फैक्ट है, आपको नहीं पता कर सकते नहीं, बट ये पता है ये 1 अप्रैल 2004 की बात कर रहे हैं, मे बी 2004 हो, 1 अप्रैल की जगह फेब आ रहा हो, मई आ रहा हो, जून आ रहा हो, आपको नहीं पता। और यहाँ पे भी देखो उसने एज फिक्स कर दी कि 21 से 55 साल के ही करा सकते हैं नेशनल पेंशन, ठीक है। तो यानी कि ये दोनों स्टेटमेंट क्या होते हैं, यहाँ पे आपके डाटा है, डाटा रिलेटेड फैक्ट है, स्टेटमेंट क्या होती है, मोस्टली गलत होती है। अब बचता क्या है,
रेजिडेंट इंडियन सिटीजन ओनली, और यहाँ पे है स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय, तो सारे ही क्या हो गए, ऑप्शन नंबर सी वो ज्यादा सही है क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज की बात कर रहे हैं। और वैसे भी देखा जाए तो स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, इन दोनों में से अगर दोनों सेम जैसे ऑप्शन है तो आपके पास जो है आंसर इन दोनों में से ही निकल के आता है। ये भी आपकी ट्रिक होती है, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता एक क्वेश्चन पे एक ट्रिक काम करते हैं, एक ऑप्शन पे मल्टीपल ट्रिक्स जो है आपकी वो काम कर सकती है, ठीक है। और आपको हर पॉसिबल ट्रिक्स लगा के देखनी है कि किससे आपके क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं। एक ट्रिक से हो जा रहा है, दूसरी से भी हो जा रहा है, वेल एंड गुड, आपका बहुत अच्छा है। क्वेश्चन नंबर आता है आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 30, बात करता है रिवर तीस्ता की। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सबसे पहले बोल रहे हैं द सोर्स ऑफ रिवर तीस्ता इज सेम एज दैट ऑफ ब्रह्मपुत्र बट इट फ्लोज थ्रू सिक्किम। अब पहली बात, इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए अगर आप नॉलेज से सोल्व करने चाहते हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि ब्रह्मपुत्र का सोर्स क्या है, कहाँ से निकलती है। फिर उसके बाद आपको ये भी पता होना चाहिए कि तीस्ता वहीं से निकलती है नहीं निकलती है, ठीक है। लेकिन एक किस्म से आप ये लगा के चलो ये ज्योग्राफी का भी क्वेश्चन है, तो ज्योग्राफी का क्वेश्चन है तो इसमें क्या है, यूपीएससी के लिए पॉसिबिलिटीज ज्यादा होती है, यूपीएससी लोकेशन चेंज कर देती है, ठीक है। और वैसे भी अगर हम नॉर्मल पढ़ते हैं तो हम गंगेटिक रिवर सिस्टम हो गया, आपका ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम हो गया, ये सब कुछ तो हम पढ़ते ही पढ़ते हैं, ऑब्वियस सी बात है। तो हमें पता होता है कि ब्रह्मपुत्र कहाँ से निकलते हैं, मानसरोवर में। तो अगर तो इसके लिए और क्या कहते हैं, रिवर तीस्ता कहाँ से निकलते हैं, दोनों के ग्लेशियर्स आपके अलग अलग होते हैं। अब आपका काम है कि तीस्ता के लिए कौन सा ग्लेशियर्स होता है और ब्रह्मपुत्र के लिए कौन सा ग्लेशियर होता है, ठीक है। ये क्या, बट इट फ्लोज थ्रू सिक्किम, सिक्किम से फ्लो करती है, तो ये तो सही है तीस्ता की, ठीक है। इसका मतलब सोर्स सेम है, तो नहीं, सोर्स सेम होने नहीं है, फर्स्ट क्या दी गया, इसका मतलब सेकंड तो सही है। सेकंड क्या कह रहा है, रिवर रंगीत ओरिजिनेट इन सिक्किम एंड इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर तीस्ता, ठीक है। तो अब देखो ये सिक्किम में ओरिजिनेट होती है, तीस्ता की ये क्या है, ट्रिब्यूटरी है। यहाँ से पता चल गया। अब बेशक से आपको सेकंड फैक्ट नहीं भी पता था क्वेश्चन सोल्व करते हुए, लेकिन अगर आपने फर्स्ट ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया तो, या फिर आपको फर्स्ट भी नहीं पता, चलो मान लो नहीं पता, लेकिन थर्ड में देखो यही कह रहा है ना, रिवर तीस्ता फ्लो इन बे ऑफ बंगाल ऑन द बॉर्डर ऑफ इंडिया एंड बांग्लादेश, जबकि आपको पता है रिवर तीस्ता इज आल्सो ए ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर। तो वो बे ऑफ बंगाल में जाती ही नहीं है, डायरेक्टली फ्लो ही नहीं करती। उसके बाद भी अगर वो सिक्किम में जा रही है, फिर वेस्ट बंगाल में जाएगी, फिर बांग्लादेश में भी जाएगी, उसके बाद कहीं जा रही है, और ये किस में जाके मिलते हैं, ब्रह्मपुत्र रिवर में मिल जाती है। इसका मतलब थर्ड भी गलत है। अगर थर्ड गलत करते हो तो ये भी गया, ये भी गया, ये भी गया, ऑप्शन नंबर 2। तो यहाँ से भी आपको पता चल जाता है कि स्टेटमेंट 1 इज नॉट करेक्ट, ये भी इनकरेक्ट है। पर कहाँ से जाती है, अब ये आपका काम है। दूसरा आपका काम ये याद करना है कि जो रंगीत रिवर है वो आपकी इसकी ट्रिब्यूटरी है तीस्ता रिवर की, और वो वहाँ कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, सिक्किम से ही वो ओरिजिनेट हो रही है, ठीक है। ये चीज देख लेंगे। यहाँ से अगर वो बे ऑफ बंगाल में नहीं गिर रही तो किसकी ट्रिब्यूटरी है, तो ब्रह्मपुत्र की। अब आपका काम क्या देखना है कि रिवर तीस्ता जो ब्रह्मपुत्र की राइट बैंक ट्रिब्यूटरी और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। तो जैसे ऐसे आपकी ब्रह्मपुत्र रिवर फ्लो करती है तो ये यहाँ से आके मिल जाते हैं, दैट मीन्स ये कौन सी होगी आपकी, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी होगी आपकी। तो देख लो उसके साथ साथ लिखते हुए कि यार ब्रह्मपुत्र रिवर कहाँ से निकलती है, उसकी कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज होती है और क्या है। इसी तरीके के क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है, इससे ज्यादा तो वो बिल्कुल डेप्थ में उसके पूछता नहीं है। तो यहाँ तक इतना सा काम होता है आपका जो करना होता है, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू, बाय बाय।